तो आज है बच्चों लेक्चर 11 चैप्टर काइनेमेटिक्स का ग्राफिकल न्यूमेरिकल्स का लेक्चर 4। आज केवल ग्राफ का एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन करेंगे। आज सिर्फ ग्राफ का सिर्फ एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग लिख लिए होंगे, बाकी लोग लिखो। एनसीईआरटी का है, डेटा मिला लो किताब से। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 मीटर्स ऑन अ फ्लोर। ड्रॉप किया गया, ड्रॉप जानते ही हो, बच्चे नहीं हो तुम, ड्रॉप किया गया 90 मीटर तक। एट ईच कोलिजन, जहां जहां पर कोलाइड कर रहा है, क्या होता है कोलाइड करने पर? द बॉल लूजेज 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। जैसे जिस स्पीड से नीचे गिरा, कोलाइड किया, ऊपर आते समय 1/10 लॉस कर दिया। क्वेश्चन में बोला हुआ, ठीक है। इस डायग्राम मतलब ये जो सिचुएशन दिया हुआ, इसका तुमको स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है। अगर ये टाइम नहीं देता t बराबर 0 से t बराबर 12 सेकंड, तो बिना कैलकुलेशन किए हुए ग्राफ बन जाएगा। जैसे सिर्फ जो हम लोग अभी तक पढ़े ग्राफ का 3 क्लास, अगर ये डेटा नहीं मेंशन रहता तो अपना दिमाग से बस ग्राफ प्लॉट कर देंगे, लेकिन ये दिया हुआ है तो आपको ये सॉल्व भी करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो कैसे कैसे होगा आप लोग बताइए जरा। तो बॉल इज ड्रॉप्ड है, इसका क्या बनाना है? इसका हम लोगों को स्पीड टाइम ग्राफ। पहले बिना डेटा कैलकुलेशन के करते हैं, मतलब अगर डेटा नहीं होता बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से अगर स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना, ठीक है। कैसे होगा बताओ? ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप में क्या जीरो, यू जीरो, तो ग्राफ कहां से शुरू होगा? यहाँ नीचे से शुरू होगा, पहला डिस्प्ले हो जाए, उसके बाद नीचे जाता है तो फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन, अरे होगा ना। और पॉजिटिव नीचे की तरफ आ रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये बिना डेटा कैलकुलेशन के बना रहे हैं, मतलब वैल्यू नहीं लगेगा, बस डायरेक्ट बना दे रहे हैं। तो ऐसे ये ग्राफ इस तरह से बनेगा पहले, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? जब हाईएस्ट मतलब स्पीड मैक्सिमम कब होगा? हाँ, हाईएस्ट पॉइंट में फ्री फॉल है, जब वो अपने लोएस्ट पॉइंट पर होगा। तो जब जमीन पर जस्ट टकराया उस समय पर इसका स्पीड का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगा। कितना होगा वो अभी हम लोग करेंगे कैलकुलेशन। ये बिना कैलकुलेशन के ग्राफ प्लॉट हो रहा है। यही में नीचे तो उनको देख करके ग्राफ प्लॉट कर देना। वैल्यू तो बोला है बुक में तो अभी कर देते हैं, पर जरूरत नहीं है ऐसे सीधा ग्राफ प्लॉट करना। अब क्या होगा? यहाँ पर जैसे ही आया, ये जमीन पर टकराने समय का वैल्यू है, टकराने पर स्पीड लॉस कर गया। जैसे ये 40 है मान लो, मेरे को पता नहीं कितना, 40 का 1/10 कितना हो जाएगा? 4 कम हो गया मतलब 36। तो ये कम हो जाएगा मतलब कहाँ हो जाएगा? इसी पॉइंट पर ऐसे नीचे आ जाएगा। अरे समझ, अब क्या होगा? अब कहाँ जा रहा है ये? अब ऊपर जाएगा। ऊपर जाने का मतलब एक्सेलरेशन की रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में ग्राफ किस तरफ? रिटार्डेशन में ग्राफ नीचे की तरफ, और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो ये जाएगा नीचे की तरफ। कब तक? क्या जीरो हो जाएगा? स्पीड है, स्पीड जीरो हो जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट किसको बोलते हो तुम लोग? क्योंकि अब ये ऊपर जा रहा था, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। उसके बाद क्या होगा? हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा, फिर नीचे। नीचे आने का मतलब फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो ये फिर ये जो ग्राफ है वो दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा। किस स्पीड तक जाएगा? इस स्पीड तक। कैसे मेरे को मालूम चला? ये आप लोग छोटे क्लास में पढ़े हैं। स्पीड जितना एसेंट का उतना ही स्पीड डिसेंट का, तो जितने से उठ रहा है और फिर जब नीचे आएगा तो जो एकदम एग्जैक्ट स्पीड था और टाइम भी बराबर होगा। समझ आ रहा? यहाँ तक पहुंचेंगे, उसके बाद क्या होगा? ये फिर जमीन पर आ जाएगा, जमीन फिर इसका 1/10 लॉस होगा, ये फिर ऐसे थोड़ा सा कम होगा। उसके बाद ये फिर ये ग्राफ जो है वो ऐसे ही बनते चला जाएगा। तो ग्राफ इसका बिल्कुल इस तरह से बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को टाइम भी मैनेज करना है, मतलब इसमें ये प्लॉट करके तुमको दिखाना पड़ेगा कि टाइम कितना है ना। क्यों दिखाना पड़ेगा? क्योंकि ये जब जेईई में नीट में तुमसे क्वेश्चन पूछेगा तो जैसे 12 सेकंड के बीच में, तो 12 सेकंड के ग्राफ ऐसे ही बनेगा हर बार, बट ये ग्राफ ऐसा कितने बार बनेगा वो तो तुमको कैलकुलेशन करने के बाद ही मालूम चलेगा। 12 सेकंड तक का टाइम कब पार होता है। 2 बार ऐसा ग्राफ बनेगा, 3 बार की 1 बार, उसके लिए आपको कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, बट अभी कैलकुलेशन करते हैं इसमें कैसा, ठीक है। तो उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसको खत्म कर लो बच्चों। तो आप लोग अपना कॉपी में प्लॉट कर लेंगे। अब इसी में जैसे कि मैं बता रहा था कि टाइम को भी प्लॉट करना है, t बराबर 0 से 12 सेकंड तक का। तो इस डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए जो लोग बना लिए बनाओ, बाकी लोग थोड़ा बताओ कैसे कैसे होगा। फिर से जो लोग देखना चाहेंगे देख सकते हैं। पहले O से A में, O से A कौन सा टाइम था? जब बॉल जब फ्री फॉल कर रहा था। फ्री फॉल में U का वैल्यू 0, A का वैल्यू 10 ले लिया, आपको मन है तो आप 9.8 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ये इसका हाइट दिया हुआ था 90 मीटर से गिर रहा है,
दिस h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, वैल्यू प्लस बस प्लेस कर देंगे तो t का वैल्यू √18 आएगा। जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वैल्यू खुद से निकाल लो, मेरा काम नहीं है बताना। अप्रोक्सीमेटली 4.2 आएगा, वो मेरे को मालूम है, आप करके भी देख लेंगे। तो 4.2 सेकंड में क्या हुआ, बॉल जस्ट नीचे गिर गया है। जब नीचे गिरा है तो उसका टाइम हो गया 4.2 सेकंड, और जब नीचे गिरा है तो उसका स्पीड बढ़ गया होगा। ऊपर 0 पर था, नीचे गिरा तो बढ़ गया होगा। कैसे पता लगाएंगे, तो v बराबर u प्लस gt से वैल्यू प्लेस कर दिए तो v इज अप्रोक्सीमेटली 42 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर आप लोग डेटा रख देंगे 42 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर क्या हुआ, जहाँ पर 42 पर आया वहां पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि बॉल अपना 1/10 स्पीड लॉस कर गया। तो 42 का 1/10 निकालेंगे तो 4.2 हो गया। 42 में से 4.2 गया तो अप्रोक्सीमेट या जो भी हो 37.8 आया, मतलब ये बी पॉइंट पर स्पीड 37.8 मीटर पर सेकंड हो गया। अब क्या हुआ, बॉल अभी कहाँ पर है, नीचे। अब ये ऊपर जा रहा है। ऊपर कब तक जाता है, जब तक उसका फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए। बी से सी में जिस स्पीड से गिरा था, मैंने ऊपर आ रहा था 10% लॉस करने के बाद, वो u हो जाएगा, u इज 37.8। और हाईएस्ट पॉइंट पर जाते जाते उसका v 0 हो जाएगा। अब ऊपर जा रहा है तो v बराबर u माइनस gt लगेगा। v का वैल्यू 0 हाईएस्ट पॉइंट पर, u निकाले थे, इससे t का वैल्यू 3.78 आ जाएगा। अब टोटल टाइम कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 4.2 था, यहाँ से यहाँ 3.78। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 8 सेकंड आ जाएगा। मतलब 8 सेकंड में बॉल फिर अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है। अब हाईएस्ट पॉइंट उसको वापस आना है, कितने टाइम पर वापस आएगा, जितने में ऊपर गया था एग्जैक्ट उतना ही टाइम पर नीचे आएगा। टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट, तो और 3.78 सेकंड जोड़ तो बॉल फिर नीचे आ जाएगा। तो 8 में 3.78 जोड़ेंगे तो 11.78 सेकंड आ जाएगा। क्वेश्चन बोला था 0 से 12 सेकंड के बीच का बनाने के लिए, तो हमें ग्राफ सिर्फ 11.78 ये पॉइंट, और यहाँ पर आने के बाद ये फिर 10% अपना स्पीड लॉस करता है। ये 37.8 का 10% कितना होगा तुम कैलकुलेट कर लेना, 3.78 होगा, उसको कम कर देना, उसको यहाँ प्लॉट कर देना, वो तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। और ये ग्राफ 11.78 है, बोला है 12 सेकंड तक का। इसका मतलब ये ग्राफ थोड़ा सा आगे और बढ़ता, उसके बाद यही रिपीट होता रहता, बट मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ 0 से 12 सेकंड के बीच में बोला है, तो ये ग्राफ यहाँ तक रहेगा। जेईई नीट में सेम क्वेश्चन मान लो पूछा जाएगा तो ग्राफ ऐसा ही देगा, बट तोड़ के यहाँ तक ऑप्शन में, चाहे यहाँ तक ऑप्शन में, चाहे सिर्फ यहाँ तक ऑप्शन में, बट तुमको मालूम रहेगा कैसे बनना है, लेकिन 12 सेकंड के बीच में कैसा बनेगा उसको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं तक रहेगा, और इसको जल्दी से नोट कर लो इस क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी का ही है, जेईई मेंस 2015 का है। क्वेश्चन लिख लो सब लोग, ऑनलाइन वाले लोग, और ऑफलाइन वाले लोग बनाना ट्राई करो अपने से कि कैसे बन सकता है। बाकी ऑनलाइन वाले लोग क्वेश्चन लिख लो। 2 stones आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ होता है, फ्रॉम द एज ऑफ अ क्लिफ 200 मीटर हाई, 200 मीटर हाई पर 2 स्टोन का साइमल्टेनियसली ऊपर की तरफ फेंकना। एक का स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, दूसरे का 30 मीटर पर सेकंड है। तो क्लियर है कि साथ में फेंके और एक का स्पीड ज्यादा है, तो जिसको ज्यादा स्पीड से फेंके वो हमेशा पहले वाले स्टोन से हमेशा आगे ही रहेगा। ठीक है, उन दोनों के बीच का जो पोजीशन का डिफरेंस है, क्योंकि जिसको ज्यादा स्पीड से फेंके वो कम स्पीड वाले से आगे होगा, दोनों के बीच का जो पोजीशन का डिफरेंस है उसको वाई एक्सिस में रखना, और टाइम कितने टाइम के बाद वो स्टोन कहाँ पहुंच रहा है उसको एक्स एक्सिस में। ठीक है, अब जो लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में वेरीफाई दिया हुआ है, मतलब किताब में ये ग्राफ पहले से दिया हुआ है। आप लोग बुक पढ़ेंगे तो ये ग्राफ क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, बट जब जेईई मेंस में पूछा था और आप लोग भी समझते हैं, वेरीफाई करने तो नहीं आएगा ना मेंस में, तो ये ग्राफ हम लोग खुद से प्लॉट करके देखते हैं ये ग्राफ किस तरह से बनेगा। ठीक है, अभी ग्राफ देखते हैं किस तरह से प्लॉट होगा। ठीक है, तो ये काफी टफ क्वेश्चन है बच्चों, मतलब एनसीईआरटी का है, बट इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है आप लोगों को। क्वेश्चन तो समझ ही गया होगा, 2 स्टोन है, दोनों को साइमल्टेनियसली अप फेंका गया है फ्रॉम द एज ऑफ अ क्लिफ 200 मीटर हाई। इनिशियल स्पीड दिया हुआ 15 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड। ये वेरीफाई का ग्राफ था, मतलब जब आप एनसीईआरटी में ये खोजेंगे अभी घर पर जाकर तो आपको ये ग्राफ पहले से प्लॉट किया और मिल जाएगा, लेकिन हम लोग इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे, वेरीफाई नहीं, प्लॉट किया जाएगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे आप लोग प्लॉट करेंगे। और इस ग्राफ में रखना क्या है, वाई एक्सिस में दोनों स्टोन के बीच का पोजीशन को रखना वाई एक्सिस में, क्वेश्चन में बोला हुआ, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। वाई एक्सिस में दोनों स्टोन के पोजीशन का डिफरेंस को रखना है और एक्स एक्सिस में टाइम को रखना है, क्वेश्चन में बोला हुआ। ठीक है, पोजीशन का डिफरेंस समझ रहे हो ना, 2 बॉल को अलग अलग स्पीड से फेंके तो पहला बॉल दूसरे से हर समय आगे ही रहेगा, तो दोनों का जो डिफरेंस हो रहा है, एक 10 मीटर पर एक 6 मीटर पर,
एक 12 पर एक 8 पे, तो डिफरेंस 4 का, 3 का, 2 का, 1 का, उसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो इसका ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे तो पहले स्टोन 1 के लिए इक्वेशन लिखेंगे। पोजीशन का इक्वेशन जो लिखते हो आप लोग, कुछ लोग बता रहे इसमें s बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर लगाना है, बट ऑलरेडी वो क्लिप 200 मीटर हाई पर है, तो आप s बराबर पहले जो इसका पोजीशन है 200 उसको रखेंगे, प्लस ut माइनस हाफ gt स्क्वायर रखेंगे। वैसे ये 200 तुम नहीं भी रखते तो आंसर सेम आ जाता है, लेकिन सॉल्व करते समय ये जो टाइम आ रहा है वो गलत आ जाता है। ठीक है, तो उसमें गड़बड़ हो जाता है। वैसे स्टोन 2 के लिए x2 पोजीशन, x0 वो भी 200 मीटर, u इसका 30 था, ऊपर फेंके तो माइनस हाफ gt स्क्वायर। दोनों के बीच का पोजीशन डिफरेंस x2 माइनस x1 करेंगे, इन दोनों को माइनस करोगे 200 से 200 चला जाएगा, माइनस 5t स्क्वायर से माइनस 5t स्क्वायर चला जाएगा, 30t में से 15t जाओगे तो 15t बच जाएगा। तो ये हो गया x2 माइनस x1 बराबर 15t। इसी का ग्राफ प्लॉट करना है। ये y एक्सिस में है, क्वेश्चन में बोला हुआ है, 15 कांस्टेंट है और टाइम x एक्सिस में है। 10th क्लास में आप लोग पढ़े लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, y पे पावर 1 x पे पावर 1, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। और 15 है कांस्टेंट का वैल्यू, x का वैल्यू 0 पुट करते हो तो y 0 आ जाएगा, मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा जो ओरिजिन से पास करता हो जाएगा। तो ये ग्राफ बना के छोड़ देते हैं, लो भाई यही आंसर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है, ये जो तुम आंसर निकाले हो ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है, मतलब तुमको टाइम भी निकाल करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सा बॉल कहाँ पर है, नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला बॉल जब जमीन पर गिरा मतलब उसका पोजीशन 0 हो गया, पोजीशन 0, 200 प्लस 15t माइनस 5t स्क्वायर 0। इसको जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, सबको आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, सॉल्व करेंगे खुद से करोगे, इसमें t 8 सेकंड आएगा, मतलब पहला गेंद 8 सेकंड में जमीन पर गिर गया, जमीन पर मतलब क्लिप से जमीन पर नहीं, क्लिप से फेंके वो ऊपर गया, हाईएस्ट पॉइंट पर गया, फिर क्लिप को पार किया, फिर जमीन पर गिरा, उसमें 8 सेकंड लगा। दूसरे बॉल का देख रहे हैं, दूसरे बॉल में भी पोजीशन को 0 करेगा तो उसमें टाइम 10 सेकंड लगेगा, मतलब पहला गेंद 8 सेकंड के बाद जमीन पर गिर जाएगा, दूसरा गेंद 10 सेकंड के बाद जमीन पर गिर जाएगा। तो ग्राफ पे हमें 0 को रखना है, 8 सेकंड को रखना है और 10 सेकंड को रखना है। 8 सेकंड तक के लिए ये जो ग्राफ तुमने बनाया था x2 माइनस x1 बराबर 15 इंटू 8 करते तो ये 120 मीटर आ जाता है। तो 8 सेकंड के लिए ये जो ग्राफ है वो 120 मीटर पर आ जाता है। ठीक है, अब बात बच गया सिर्फ 8 से 10 सेकंड के बीच का ग्राफ कैसे होगा। तो 8 से 10 सेकंड में हमको क्या पता चला, 8 सेकंड में एक बॉल जमीन पर है, दूसरा भी हवा में है, उसको नीचे गिरना है, नीचे गिरते समय कौन सा इक्वेशन फॉलो होगा, s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो उसमें s पर पावर 1 आएगा। अब कोई बोलेगा कि x2 माइनस x1 क्यों नहीं करना, क्यों करेंगे, एक बॉल तो गिर चुका, तो अब मेरे पास x2 माइनस x1 है ही नहीं, सिर्फ वही दूसरा वाला x2 ही है, बस x1 तो जमीन पर है 8 से 10 के बीच में, तो बस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करना है। तो s पे पावर 1 है, टाइम पे पावर 2 है, 8 सेकंड के बाद का बात हो रहा है, 8 सेकंड के बाद s पे पावर 1 y पे पावर 2 है, ये y एक्सिस में है x2 माइनस x1 जो था, और ये x एक्सिस में है, तो इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 2 है। तो अब इसका लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, इसका ग्राफ आएगा कर्व। 8 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में ये जो कर्व है वो गिरता हुआ ही कर्व आएगा, बट स्ट्रेट लाइन पे कर्व नहीं आएगा। तो इस तरह का ग्राफ 8, 10 और 0 के बीच में बनेगा। ये वैल्यू 120 मीटर है और एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। देखो बच्चों, तो और भी आप लोग देख लें। अब एक दो क्वेश्चन, जैसे जो लोग रेगुलर जुड़े हुए हैं, 3 महीना मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया गया है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड, मैक्सिमा, मिनिमा, फिर भी क्वेश्चंस के बीच में कुछ ना कुछ नया मैथमेटिकल टॉपिक आ ही जाता है। तो वो आप बहाना नहीं लगा सकते कि हमको नहीं आ रहा है ना, वो आपको सीखना ही पड़ेगा, है ना। तो अब जो मैं अभी टॉपिक थोड़ा सा सिखाऊंगा नोट बना करके, वो मैथ्स वाले लोगों से बहुत ज़्यादा जरूरी नॉन मैथ्स वालों के लिए रहेगा, क्योंकि मैथ्स वाले लोगों को अभी जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसका इस्तेमाल मैथ्स में लगातार पढ़ते रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। नॉन मैथ्स वालों को अभी का अभी सीखना पड़ेगा, है ना। 10th क्लास में आप लोग ये पढ़े थे ax प्लस by बराबर c, ये किसका इक्वेशन था 10th क्लास में आप लोग सीखे थे, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 10th में और 9th में सिखाया गया था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ हमेशा कैसा आता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। आपको 9th में भी सिखाया गया, 10th में भी सिखाया गया। आज आपको ये सीखना है कि आज के बाद
स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन भी आपको याद करना है, y बराबर mx प्लस c। इसमें भी अगर आप देखते हैं तो y पे पावर 1 ही है, x पे पावर 1 ही है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ये मैथ वालों को बहुत डिटेल्स में पढ़ना है, बट अभी तो फिजिक्स का एक क्वेश्चन, अभी एनसीईआरटी का मेरा एक क्वेश्चन बाकी है, उसमें इसका काम करने वाला है। y बराबर mx प्लस c भी स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि अभी भी x पे पावर 1 है, y पे पावर 1 है। बट इस फॉर्म में लिखने पर एक फायदा हो जाता है, इस पे लिखने में कोई फायदा नहीं। इस पे सिर्फ तुम पहचान सकते हो कि स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो तो इसमें भी पहचान ले रहे हो कि स्ट्रेट लाइन बनेगा, बट इसमें फायदा ये है कि इससे m से हम लोग उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, और c से हम लोग वो जो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कहां पर कट करता है वो भी पता लगा सकते हैं। इसी को c बोलते हैं, c y इंटरसेप्ट। तो आज के बाद कभी भी अगर आपको लगे, खासकर फिजिक्स के क्लास में, कि x पे पावर 1 है और y पे पावर 1 है, तो उसको आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने पर फायदा हो जाएगा कि स्ट्रेट लाइन तो है ही, उस लाइन का स्लोप और y का इंटरसेप्ट भी इस फॉर्म में लिखने में मालूम चल जाएगा। जैसे कि 10th क्लास में ऐसे कोई एक इक्वेशन लिख लो, 3x प्लस 5y बराबर 10, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये हमें मालूम है कि स्ट्रेट लाइन बनेगा। बट इसको अगर ऐसे लिखें, 5y बराबर 10 माइनस 3x, 5 को डिवाइड कर दें, y बराबर माइनस 3/5x प्लस 10/5, ऐसे लिखने पर एक जेन्युइन फायदा है क्या, ये y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में हो गया। इससे हमें उस लाइन का स्लोप मालूम चल जाएगा, इससे कुछ नहीं मालूम चलता। ऐसे लिखने पर उस लाइन का स्लोप माइनस 3/5 ये भी पता चल जाएगा, और c उसका जो y एक्सिस पर वो लाइन इंटरसेप्ट करेगा वो भी पता चल जाता है। और आप लोगों को मालूम है कि मोशन चैप्टर में, फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर में ग्राफ का स्लोप निकालने का काम पड़ता है, तो इस फॉर्म में लिखने में फायदा होगा सबको, मैथ वाले हो चाहे नॉन मैथ्स वाले हो, सबको फायदा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी का ही है, और जब तक आप लोग ठीक से एनालाइज नहीं कर पाओगे, मेरे साथ कोड नहीं बना पाओगे, सही कनेक्शन नहीं, तो फिर बहुत दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत। आसान क्वेश्चन क्लास में f बराबर ma और b बराबर u प्लस at का टीचर भी बता करके निकल सकता है, आपको लगेगा बहुत बढ़िया पढ़ा रहा टीचर, सब क्वेश्चन हमसे बन जा रहा है, बट क्वेश्चन तो ऐसा ही पूछा जाएगा आपसे। और ये एनसीईआरटी का है, प्लस जेई प्लस नीट दोनों एग्जाम में आ चुका है, इसमें अलग से इंपॉर्टेंट लगा लेना। और क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है एनसीईआरटी का, ये पहले क्वेश्चन लिख लो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल। ये देखो, ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है, दिस इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज एज शोन, ऐसा ग्राफ दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है v और x के बीच का एक रिलेशनशिप बनाने के लिए, v और x के बीच का, और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप बनाओ, और जब बन जाए तो उसको प्लॉट भी कर दो ग्राफ में, ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे, अभी आपको बताएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन है, क्वेश्चन में ग्राफ गिवन है, एनसीईआरटी में मिलाओगे तो दिखेगा। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ अभी बताएगा ना कैसे लिख सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है, बढ़िया नहीं मतलब अब लेवल पे तो तुमको यही तरीका लगाना है, y बराबर mx प्लस c इस फॉर्म में लिखेंगे। y एक्सिस पर कौन है, इसमें वेलोसिटी है, तो ये भी आ गया। m क्या होता है, स्लोप। स्लोप क्या होता है, स्लोप ढलान है, y बाई x, इसका स्लोप v0 बाई x0 आएगा, बट ये गिरता हुआ ग्राफ है, इसी वजह से इसका स्लोप माइनस v0 बाई x0 आएगा। तो y बराबर m, ये x प्लस c, अभी थोड़ी देर पहले तुमको बताया गया था, c क्या होता है, c इंटरसेप्ट होता है, कहाँ करता हुआ, y एक्सिस पर। इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, बोर्ड लगेगा सुनने में, बट नॉन मैथ्स वाले को पहले याद करना है, मैथ वाले को तो ये घिस करके पढ़ना है, ये चैप्टर है पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक महीना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, तो उन लोग तो पढ़ेंगे, आप लोग को अभी याद करना है। c इंटरसेप्ट है जो कि y एक्सिस पर कट कर रहा है, इसको देखो, इसमें ये इंटरसेप्ट ये है v0 जहाँ पर ये कट कर रहा है, उसको y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे, तो y के जगह पर v आ जाएगा, स्लोप के जगह माइनस v0 बाई x0 आ जाएगा, x के जगह पर x आ जाएगा, c के जगह पर v0 आ जाएगा। ठीक है, इससे हमारा एक क्वेश्चन निकाल कर, पहले क्वेश्चन का यही आंसर भी हो गया, क्योंकि किसके किसके बीच में रिलेशनशिप पूछा था, v के बीच में, तो ये रहा v, और x के बीच में पूछ रहा था, तो ये रहा x, तो ये हो गया हमारा खत्म। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन के लिए बोल रहा है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशनशिप बनाना है। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग जो लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़े उन लोग को याद होगा, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन के लिए हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
v का dv by dt, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस कांस्टेंट है, v नॉट देखो कांस्टेंट है, v कांस्टेंट नहीं है बट ये v नॉट 10 12 15 ये कांस्टेंट है, x कांस्टेंट नहीं है बट ये x नॉट ये कांस्टेंट ये बाहर आ गया, बट अब इस x को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसीलिए बोला मैथमेटिकल टूल्स पढ़ो। कई वीडियो में तो मैं ये नहीं बोला तुमको पूरा एक साल पढ़ना मैथमेटिकल टूल, तो एक साल मैथमेटिकल टूल पढ़ लो, बाकी एक साल में पूरा 11 12 क्लियर हो जाता है। बट बिना मैथमेटिकल टूल सीखे तुम सोच रहे हो कि मोशन पढ़ लोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। अब आगे dv by dt इज एक्सेलरेशन माइनस v नॉट बाई एक्स नॉट एंड dx by dt इज v, और ये 0 तो 0 है। अब इस v के जगह पर जो आपने निकाला था ये इसको यहाँ पर प्लॉट कर दो, v के जगह पर यहाँ पर है ना, v के जगह पर ये पुट कर दिए तो माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, और v के जगह पर ये पुट हो गया माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट एक्स प्लस वी नॉट, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस वी नॉट का स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, और ये माइनस प्लस ये माइनस वी नॉट का स्क्वायर और एक्स नॉट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। ये ऑब्टेन द रिलेशनशिप का आंसर हो गया एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ठीक, अब इसको प्लॉट करना है। प्लॉट करते समय एक्सेलरेशन को y एक्सिस में मान लो, x को x एक्सिस में रहने दो, तो ये फिर से y बराबर mx प्लस c का ग्राफ हो जाएगा, और y बराबर mx प्लस c विल बी ए स्ट्रेट लाइन। m पॉजिटिव में है मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव मतलब बढ़ता हुआ ग्राफ, लेकिन इंटरसेप्ट नेगेटिव में है। इसका मतलब y एक्सिस को कट करना है बट ओरिजिन से नीचे कट करना है। इन सबको सोच करके ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, बढ़ता हुआ ग्राफ है, इंटरसेप्ट माइनस में है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का है। यहाँ पर एनसीईआरटी पर भी सारा ग्राफ आप लोगों का खत्म हो गया, और मेरे तरफ से मतलब वीडियो में सारा ग्राफ वैसे में भी खत्म हो गया। अब मेरे को क्लास में आपको ग्राफ का क्वेश्चन नहीं बताना है, आप लोग का 3 से 4 लेक्चर सिर्फ ग्राफ पे चला, वो पढ़ लो। एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन हो गया है। एचसी वर्मा का 4-5 ग्राफ का क्वेश्चन जरूर है, वो आप लोग खुद से ट्राई करके देख लो, आसान है। और या फिर मैं फिर मिसलेनियस टॉपिक के अंतर्गत उसको बता दूंगा। ठीक है।